नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपके साथ एक विशेष विश्लेषण। अमित शाह किसी राज्य में जाएं और खबर ना हो, हलचल ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अमित शाह किसी भी बिना कारण कहीं नहीं जाते, ये बात भी तय है। इस बार अमित शाह महाराष्ट्र में थे और बाकायदा एक रात रुके थे। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के जो दैवत है छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी इस बार 345वीं पुण्यतिथि थी। उस उपलक्ष्य में अमित शाह जी बाकायदा रायगढ़ गए, किले पर, जो एक जमाने में छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी हुआ करती थी। वहां उनकी समाधि है। उस समाधि पे उन्हें आदरांजलि, श्रद्धांजलि देनी थी। एक छोटा कार्यक्रम वहां आयोजित था। उस कार्यक्रम में, क्योंकि छोटा कार्यक्रम था, इसलिए देवेंद्र फडणवीस पहले बोलते, उसके बाद अमित शाह बोलते और कार्यक्रम समाप्ति की ओर था। दोनों उप मुख्यमंत्री स्टेज पे थे, एकनाथ शिंदे और अजित पवार। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने अपने पहले एकनाथ शिंदे को भाषण के लिए भेजा। एकनाथ शिंदे बोले, फिर देवेंद्र फडणवीस बोले, फिर शाह बोले और ऑटो रिक्शा का एक पहिया रह गया। अजित पवार को वहां बुलाया नहीं गया भाषण के लिए, क्योंकि दोनों उप मुख्यमंत्री जनरली साथ में प्रोटोकॉल शेयर करते हैं। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि एक रात पहले एक मुलाकात हुई देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह और एकनाथ शिंदे की, जो खबरें हैं मार्केट में। वहां अजित पवार बुलाए नहीं गए थे और कहते हैं कि एकनाथ शिंदे ने अपने दिल की भड़ास फिर देवेंद्र फडणवीस के सामने निकाली। इसके पहले एकनाथ शिंदे लगातार अपमानित होने की बात कर रहे थे। अजित पवार, उनके पास वित्त मंत्रालय है, वो सिर्फ अपने वालों को बांटते हैं और बाकियों को डांटते हैं, ये आरोप हमेशा लगा रहता था। सबसे पहले वो एनसीपी की योजनाओं को और उनके विधायकों को, मंत्रियों को पैसा देते हैं, फिर बीजेपी, और सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड यदि कोई है तो एकनाथ शिंदे। उनको इस बात का बहुत बुरा लगता था, एक जमाने में वो मुख्यमंत्री। तो ये पहली बार नहीं, इस वित्त मंत्रालय को लेके लगातार झगड़े चल रहे हैं। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब भी पार्टी टूटने का एक कारण यह भी था कि अजित पवार शिवसेना के नेताओं को निग्लेक्ट करते थे। उसके बाद अलग शिवसेना बनके उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि फिर वित्त मंत्री बनके अजित पवार ही आएंगे। लेकिन तब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे तो उनका एक वर्चस्व था। आज वो देवेंद्र फडणवीस के पास है। वैसे ही महाराष्ट्र में ये जो ऑटो रिक्शा सरकार है, 3 पहियों वाली, इसमें लगातार कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही। पालक मंत्रियों की बात करें तो पालक मंत्री में नासिक और रायगढ़, ये 2 जिले के पालक मंत्री का झगड़ा इतना बढ़ गया। बीजेपी नासिक में अपना वर्चस्व चाहते थे, एकनाथ शिंदे रायगढ़ में अपना वर्चस्व चाहते थे। आखिर बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को दबाकर अपना आदमी वहां पे, अपने मंत्री को वहां पे पालक मंत्री पद दिया। लेकिन रायगढ़ का मसला आज भी पड़ा हुआ है और तीनों बोलते हैं कि हमारे बीच में सामंजस्य है। यदि तीनों के बीच में सामंजस्य है तो फिर रायगढ़ को पालक मंत्री क्यों नहीं? सुनील तटकरी की बेटी को वहां पालक मंत्री बना गया था, तुरंत उस पर स्टे दिया गया और वो स्टे जब विदेश में थे मुख्यमंत्री, वहां से उन्होंने इन 2 जिले के पालक मंत्री पे स्टे दिया। नासिक का मसला तो सॉल्व हो गया, हल हो गया, लेकिन अभी भी रायगढ़ जिले का जो पद है, पालक मंत्री पद, वो अभी पेंडिंग है। तो ये कोई कह नहीं सकता कि तीनों में सब कुछ ठीक है। जब तीनों बोलने लगे कि हमारे बीच में, दिन में एक बार तो बोल ही देते कि हमारे बीच में सब ठीक चल रहा है, तो समझ लो कोई ना कोई दाल में काला है। अब इसी के बीच, इसके पहले एकनाथ शिंदे ने दिल्ली आके कंप्लेंट की थी। दादा हर सवाल का जवाब यही देते हैं, ये मीडिया की खबरें हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन एकनाथ शिंदे के प्रेशर से यह जरूर हुआ कि अब ये नया रूल बना और वो जो हमारी मुख्य सचिव है, उन्होंने 18 मार्च 2025 को एक ऑर्डर निकाला
और उस ऑर्डर के तहत ये बताया गया कि वित्त मंत्रालय की तमाम फाइलें मुख्यमंत्री के पास जाने के पहले उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा चेक होके जाएगी। इसका मतलब एकनाथ शिंदे का महत्व बढ़ा। लेकिन सवाल यह है कि जब वित्त मंत्रालय फाइल आगे भेजेगा तो एकनाथ शिंदे जी के पास जाएगी। यदि वित्त मंत्रालय ने फाइल ही पे ही बैठा गया तो फिर एकनाथ शिंदे भी उसमें क्या कर सकते हैं? जब फाइल ही नहीं आई तो फिर उसमें निर्णय क्या लेंगे? और ऐसा ही एक मसला फंसा था जो महाराष्ट्र रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, एमएसआरटीसी, इसके मंत्री शिवसेना कोटे से ही है, प्रताप सरनाईक, और वहां वेतन के लाले पड़ गए क्योंकि पैसा क्लियर नहीं हो रहा था। एकनाथ शिंदे का ईगो इतना था कि वो दादा के सामने तो हाथ नहीं जोड़ते। उन्होंने वित्त सचिव की क्लास ली और खूब प्रेशर देकर पैसा रिलीज करवाया। अब ये जो झगड़े हैं जब अमित शाह के सामने गए तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जा रहा था कि अब अमित शाह टाइट करेंगे अजित पवार को। लेकिन वो अमित शाह है और बैलेंस करना जानते हैं क्योंकि महाराष्ट्र में सत्ता में रहना है। क्योंकि महाराष्ट्र जैसा मलाईदार राज्य यदि आपके पास आए तो फिर आपको बाकी कहीं से रेवेन्यू की चिंता होती नहीं। और महाराष्ट्र की सरकार रबर स्टैम्प सरकार ही है, जो मेजर काम है सारे दिल्ली से हो रहे हैं। अब इसके बाद फिर वहां अजित पवार अपमानित हुए, लेकिन आगे जो हुआ उससे फिर एकनाथ शिंदे अनकंफर्टेबल हो गए क्योंकि रायगढ़ किले से उतर के नीचे दोपहर को भोजन की व्यवस्था सुनील तटकरे के यहाँ थी। सुनील तटकरे जो रायगढ़ में ही रहते हैं, रायगढ़ का गीता बाग में सुतारवाड़ी है जहां उनका घर है, वहां उन्होंने देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार के साथ अमित शाह जी को दोपहर को भोजन पे बुलाया था। अमित शाह उनके घर भोजन पे गए। बिल्कुल गुजराती जैसा सिंपल भोजन था, कोंकणी भोजन नहीं था, मराठी भोजन था, लेकिन फिर वो नॉन वेज और लहसुन प्याज वाली बात नहीं रहती क्योंकि अमित शाह पूर्ण रूप से जैनी भोजन में विश्वास रखते हैं। उसके बाद वहां पर आशीष शेलार थे खाने में, शिवेंद्र भोसले थे खाना खाने के लिए, मुरलीधर मोहोळ थे जो मंत्री है केंद्र में पुणे के। अजित तटकरे ने वहां एक स्टेटमेंट दिया, मैंने तो स्थानीय शिवसेना के नेताओं को भी बुलाया था लंच पे, लेकिन वो क्यों नहीं आए ये पता नहीं। इसका मतलब अमित शाह जिस लंच में हो उस लंच पे यदि शिवसेना बहिष्कार करती है, एकनाथ शिंदे तो आ गए क्योंकि साथ में, लेकिन बाकी शिवसेना नेता यदि बहिष्कार करते हैं तो आपको समझ में आता है कि स्थिति क्या है। दूसरी, रायगढ़ पर इस उत्सव में मतलब जो जयंती मनाई गई थी बड़े लेवल पे क्योंकि गृह मंत्री आ रहे थे केंद्र के, वहां पर छत्रपति संभाजी महाराज यानी जो वर्तमान में छत्रपति के वंशज है और रायगढ़ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष है, बताया जाता है उन्हें ही नजरअंदाज किया गया। वो उस कार्यक्रम में ना होना ये चर्चा का विषय बना हुआ है। वहां एक अलग कंट्रोवर्सी चल रही है। वहां छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ एक आख्यायिका है, एक वाघा नाम का एक बहुत लॉयल कुत्ता श्वान छत्रपति शिवाजी महाराज की सेवा में था और छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उसने उस चीता में कूदकर उनके साथ ही अपनी आहुति दी। ये कहानी कहां से आई पता नहीं, इसमें कई विचारधाराएं हैं, कुछ कहते हैं था, कोई कहता है ये कल्पित है, लेकिन उस वाघ्या की एक प्रतिमा स्थापित हुई छत्रपति शिवाजी महाराज के उस समाधि के पास और उससे भी ऊंचे चबूतरे पे। तो संभाजी महाराज बार बार कहते हैं कि वाघा नाम का ना कोई कुत्ता था, या ये दंत कथा है और ये छत्रपति शिवाजी महाराज से भी ऊंचा समाधि उसके बनाना ये महाराज का अपमान है, उसको हटा देना चाहिए। उसके लिए एक अलग घमासान महाराष्ट्र में हो रहा है। कुल मिलाकर
अमित शाह जी का सुनील तटकरे के यहाँ लंच पे जाना, वहां शिवसेना के नेताओं का बहिष्कार करना, रात को एकनाथ शिंदे के साथ चुपचाप बात करके रायगढ़ पे एकनाथ शिंदे से भाषण करवाना और अजित पवार को छोड़ देना, ये बैलेंसिंग एक्ट है। लेकिन ये बैलेंसिंग एक्ट कब करता है? आपने सर्कस देखी होगी या मदारी का खेल देखा होगा, जो कई बार चौराहे पे लगता है। एक छोटी सी रस्सी होती है, उस रस्सी पे वो महिला या पुरुष चलता है, तब उसके हाथ में एक लंबा बांबू होता है और उससे वो अपने आप को बैलेंस करती है। क्योंकि रस्सी पे चलना ये डिफिकल्ट है, इसलिए बैलेंसिंग करते करते आपको रस्सी पे चलना होता है और वो उसकी कलाकारी है। लोग तालियां बजाते हैं। आज महाराष्ट्र सरकार की स्थिति भी गठबंधन सरकार है, लेकिन रस्सी पे चल रही है, इसलिए अमित शाह बैलेंस करके चल रहे हैं। और उनके हाथ में जो बांबू है, उसके एक छोरे पे एकनाथ शिंदे बैठे हैं, एक सिरे पे अजित पवार बैठे हैं। इसलिए अजित पवार को बोलने का मौका नहीं देना, लेकिन उनके समर्थक के यहाँ खाना खाने जाना, जहां शिवसेना के लोग बहिष्कार करते हैं, दोनों को बैलेंस किया। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में ये संकेत ठीक नहीं, क्योंकि अमित शाह तो दिल्ली वापस चले जाएंगे, झगड़े मुंबई के मंत्रालय में बरकरार रहेंगे, क्योंकि ना अजित पवार पीछे मुड़ने वाले हैं, ना एकनाथ शिंदे। अब देखना यह है कि अमित शाह जाने के बाद ये रस्सी पे चलने की कसरत जो है वो देवेंद्र फडणवीस को करनी पड़ती है रोज। वो कैसा बैलेंस करते हैं। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।